नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं छत्रपति शिवाजी महाराज के राजस्व प्रशासन के बारे में तथा साथ ही इससे संबंधित सभी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स एवं क्वेश्चन पर भी डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं छत्रपति शिवाजी महाराज के राजस्व प्रशासन, इसके अलावा मराठा प्रशासन के अंतर्गत आने वाले राजस्व प्रशासन के बारे में भी बात करेंगे। देखिए, शुरू करते हैं अपने पहले पॉइंट से कि शिवाजी महाराज की राजस्व व्यवस्था अहमदनगर के मलिक अंबर की रैयतवाड़ी प्रथा पर आधारित थी। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि शिवाजी महाराज की जो राजस्व व्यवस्था थी किस पर आधारित थी, तो रैयतवाड़ी प्रथा पर आधारित थी। और किससे प्रभावित थी? अहमदनगर की मलिक अंबर से प्रभावित थी। इसके अलावा शिवाजी महाराज ने भूमि को ठेके पर देने की प्रथा को समाप्त कर उत्पादन के अनुमान पर किसान से लगान निर्धारित किया था, जो उपज के आधार पर 1/3 भाग था। ठीक है, उसके बाद में घटाकर कितना कर दिया? 2/5 भाग कर दिया, यानी 40% कर दिया। तो कई बार पूछा जाता है कि शिवाजी महाराज के शासन में राजस्व कितने प्रतिशत लिया जाता था? 40% लिया जाता था, यानी 2/5 भाग लिया जाता था। इसके अलावा देखिए दोस्तों कि भूमि की जो माप का आधार था वो जरीब था। यानी अगर पूछ ले कि मराठा प्रशासन में भूमि की जो माप का आधार था वो जरीब था। ठीक है, और जरीब को मराठा प्रशासन में काठी के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो जरीब को क्या कहा जाता था? मराठा शब्दावली में काठी कहा जाता था। मराठा प्रशासन में इसको काठी कहा जाता था। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि मराठा प्रशासन में या शिवाजी महाराज के प्रशासन में भूमि माप का आधार क्या था, तो आपको आंसर काठी देना होगा। क्या देना होगा? काठी। और काठी किसका नाम है? जरीब का नाम है। इसके अलावा देखिए क्या होता है कि जो 20 काठी होती थी, यानी 20 जरीब का 1 बीघा बनता था। कितना बनता था? 1 बीघा होता था मराठा प्रशासन में। और 120 बीघे को एक चावर कहते थे। क्या कहते थे? 120 बीघे को एक चावर कहा जाता था। तो याद रखना है, कभी कभार ये भी पूछ लेता है कि भाई मराठा प्रशासन में 1 बीघे में कितनी काठी होती थी? 20 काठी होती थी। या फिर हम ये कह सकते हैं एक चावर में कितने बीघे होते थे? 120 बीघा होते थे। नेक्स्ट अगले पॉइंट में देखिए कि शिवाजी महाराज के आदेश पर अन्नोजी दत्तो ने 1679 ईस्वी में भूमि का विस्तृत भू सर्वेक्षण करवाया। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शिवाजी महाराज के आदेश पर किसने भूमि का विस्तृत भू सर्वेक्षण किया था? तो अन्नोजी दत्ते ने किया था। और एक बार एक क्वेश्चन पूछा भी गया कि शिवाजी महाराज ने भूमि का विस्तृत भू सर्वेक्षण कब करवाया था? तो 1679 ईस्वी में करवाया था। और किसने किया था? अन्नोजी दत्तो ने किया था। इसी वजह से अन्नोजी दत्तो को शिवाजी महाराज का टोडरमल भी कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन कई बार आता है कि शिवाजी महाराज का टोडरमल किसे कहा जाता है? अन्नोजी दत्तो को कहा जाता है। इसके अलावा शिवाजी महाराज ने राज्य के राजस्व को 16 प्रांतों में बांटा था। कितने प्रांतों में बांटा था? 16 प्रांतों में। ये भी फैक्ट्स एग्जाम्स में पूछा जा चुका है कि शिवाजी महाराज ने अपने राज्य को राजस्व की दृष्टि से कितने प्रांतों में बांटा था? 16 प्रांतों में बांटा था। उत्तम लगान के लिए कितने प्रांतों में बांटा था? एक बार ऐसे पूछा था, तो 16 प्रांतों में बांटा था। यहाँ पे एक एक फैक्ट्स एग्जाम में आया हुआ है। सारे फैक्ट्स हमने इंपॉर्टेंट हैं, जो हमने छांट के पूरे मैटर्स में कई किताबों का अध्ययन करके वही ये चीज़ें एग्जाम्स में पूछी जा रही हैं। उन फैक्ट्स को, उन क्वेश्चंस को, उन पॉइंट्स को हमने यहाँ पे लिया है। एक्स्ट्रा चीज़ कोई भी नहीं मिलेगी, सारी चीज़ एग्जाम्स में आई हुई हैं और आने वाली हैं। ठीक है, इसके अलावा देखिए कि मराठा प्रशासन में जो गांव का पैतृक राजस्व अधिकारी होता था उसको पटेल या पाटिल कहा जाता था, जबकि जिले के अधिकारी को क्या कहते थे? देशमुख या देश पांडे के नाम से जाना जाता था। और ये क्या होता था? जिले का अधिकारी होता था देशमुख या देश पांडे, और गाँव का अधिकारी कौन होता था? पाटिल होता था, राजस्व अधिकारी। क्लियर? और जिनका भूमि पर पैतृक अधिकार होता था उनको क्या कहते थे? मीरासदार कहते थे। ठीक है, जैसे राजस्व मराठा प्रशासन के अंतर्गत ऐसी भी भूमि होती थी जिनके क्या होते थे? पैतृक, उनको किसी भी व्यक्ति के पास उसका पैतृक अधिकार होता था कि वो भूमि उसकी है और वंशानुगत उसके परिवार को चली आ रही है। तो उस परिवार के जो सदस्य होते थे, जो मुखिया होता था, उसको क्या बोलते थे? मीरासदार कहते थे। उनको मीरासदार कहते थे। जैसे जमींदार कहते हैं ना, जिसके पास जमींदार होती है, उसी प्रकार मराठा प्रशासन में जमींदार को क्या कहा जाता था? एक तरीके से मीरासदार कहा जाता था। अब देखिए मराठा प्रशासन में मैंने आपको बताया था, जब कल के एडमिनिस्ट्रेशन में बता रहे थे, हम प्रशासन के बारे में बता रहे थे, तो हमने बताया था कि चौथ और सरदेशमुखी मराठा प्रशासन में वसूली जाती थी। ये आय का मुख्य स्रोत होता था मराठा प्रशासन के अंतर्गत, चौथ व सरदेशमुखी। अब देखिए चौथ होती क्या थी मराठा प्रशासन में? याद रखना है, शिवाजी महाराज के प्रशासन में या मराठा प्रशासन में चौथ और सरदेशमुखी, ये 2 शब्द आपको सुनने को मिलेंगे। मैंने बताया था कि चौथ
उन क्षेत्रों से वसूली जाती थी जिन क्षेत्रों पर अधिकार किया जाता था, यानी वो मुग़लों के अधीन होते थे या दक्षिणी मुग़ल राज्यों के अधीन होते थे, ठीक है, मुस्लिम राज्यों के अधीन होते थे। उन पर शिवाजी महाराज क्या करते थे, अपना अधिकार करते थे और उनसे क्या है कि रक्षा के रूप में कह सकते हैं हम, सुरक्षा के रूप में या आक्रमण ना करने के बदले उनसे क्या लिया जाता था, पैसा लिया जाता था, राजस्व लिया जाता था और उसी राजस्व को चौथ कहा जाता था। जबकि सरदेशमुखी खुद के ही राज्य से यानी खुद के स्वराज्य यानी स्वदेश से लोगों से लिया जाता था, जो राजस्व लिया जाता था उसको क्या कहते थे, सरदेशमुखी कहते थे। दोनों में बस इतना सिंपल सा डिफरेंस है। देखिए चौथ क्या होती थी कि यह विजित राज्यों के क्षेत्रों से उपज का 1/4 भाग यानी 25% के रूप में वसूल किया जाता था। जिन क्षेत्रों को शिवाजी महाराज या मराठा प्रशासन में आगे जो जितने भी छत्रपति या पेशवा हुए थे वो जीतते थे, उनसे क्या लेते थे, चौथ लेते थे। आपने देखा हुआ, आगे चल के आप पढ़ेंगे पेशवाओं के काल में ये किसी भी राज के ऊपर जाकर क्या कर देते थे, घेराबंदी कर देते थे, आक्रमण कर देते थे और आक्रमण कर देने के बाद में उनसे बोला जाता था या तो आप हमसे युद्ध कीजिए या हमें चौथ दीजिए। तो जो युद्ध करने में सक्षम होता था वो मराठों से युद्ध करता था और जो युद्ध करने में सक्षम नहीं होता था वह उनके साथ संधि करके उनको चौथ देना स्वीकार करता था। और चौथ कितनी लेते थे, 1/4 भाग लेते थे आय का, उपज का। यानी खेत में मान के चलो 100 बोरी गेहूँ पैदा हुआ है तो 25 बोरी किसके पास जाएंगे, मराठों के पास जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा देखिए चौथ का 3/4 भाग यानी विभिन्न सरदारों को अपनी सैन्य व्यवस्था के लिए दिया जाता था। अब देखिए जो चौथ मिलती थी, इस चौथ का होता क्या था, बंटवारा कैसे होता था, तो याद रखना कि इस चौथ का 3/4 भाग यानी 3/4 भाग सैन्य सरदारों को अपनी सैन्य व्यवस्था के लिए दिया जाता था और उसके अलावा जो एक भाग होता शेष बचता था उस भाग को राजा व प्रमुख सरदारों में बांट दिया जाता था, जिसको क्या कहते थे, सरंजामी व्यवस्था कहा जाता था, ठीक है। अब देखिए समझिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है यहाँ से कि चौथ जो वसूलने वाला अधिकारी होता था मराठा प्रशासन में, जैसे मान चलो किसी राज्य को चौथ देने के लिए क्या कर दिया, बाध्य कर दिया, वो चौथ देने के लिए राज्य हो गया और अब उस चौथ को उस राज्य से लेने का जो काम होता था वो किसका होता था, काम विस्तार का होता था। इसके अलावा देखिए कि मराठा राज्य के द्वारा चौथ का विभाजन किस प्रकार किया गया था। देखिए ये यहाँ पे ये बात समझ लीजिए, मैंने बताया था कि जो चौथ मिलती थी, संपूर्ण जो चौथ होती थी, उस चौथ का 66% हिस्सा मराठा सरदारों को दिया जाता था मोकासा या सरंजामी के रूप में, ठीक है। इसके बाद में 25% जो हिस्सा होता था वो राजा के लिए दिया जाता था भवती के रूप में। इसके अलावा 6% जो हिस्सा था वो पंत सचिव हेतु दिया जाता था सहोत्रा के रूप में। इसके अलावा 3% जो हिस्सा होता था वो राजा की स्वेच्छा पर होता था और राजा नाड़गुंडा के तहत उसको किसी को भी दे सकता था। तो याद रखना है, ये क्वेश्चंस यहाँ से बहुत सारे बनते हैं कि भवती क्या है, सहोत्रा क्या है, नाड़गुंडा क्या है या मोकासा क्या है, या चौथ में सबसे ज़्यादा हिस्सा किसको मिलता था, ठीक है, मराठा सरदारों को मिलता था। कितना प्रतिशत हिस्सा राजा की स्वेच्छा पर होता था, 3% हिस्सा होता था चौथ का, ठीक है। और राजा की इच्छा पर रहने वाले चौथ के भाग को क्या कहते थे, नाड़गुंडा कहते थे। इस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं, एग्जाम्स में कई बार पूछे गए हैं। अब नेक्स्ट फैक्ट्स देखिए दोस्तों, नेक्स्ट फैक्ट्स में देखिए कुछ कथन है विद्वानों के अनुसार, जिसमें महादेव गोविंद रानाड़ी जी ने कहा है कि चौथ क्या होती थी, कि चौथ बाहरी शक्ति के आक्रमण से सुरक्षा के बदले वसूल किया जाता था, ठीक है भाई। मान चलो महादेव गोविंद रानाड़ी जी कह रहे हैं कि चौथ किसी भी राज्य से इस प्रकार लेते थे कि भाई उनको कह दिया जाता है कि कोई भी भारी व्यक्ति तुम पर आक्रमण करेगा तो हम आपका उस युद्ध में साथ देंगे, आपकी रक्षा करेंगे, उस चीज़ के बदले हमको क्या चाहिए, चौथ चाहिए। ऐसी बात किसने कही है, महादेव गोविंद रानाड़ी जी ने कही है। जबकि जदुनाथ सरकार जी इस बात को किस प्रकार कहते हैं कि चौथ मराठा आक्रमण से बचने के बदले वसूल किए जाने वाला क्या था, कर था। जदुनाथ सरकार जी कह रहे हैं कि भाई क्या होते थे, मराठा हर किसी राज्य पर आक्रमण करते थे और उस राज्य से क्या करते थे, संधि करते थे या उस पर अधिकार करते थे, उससे चौथ लेते थे। तो सीधी सी बात है कि अगर मराठा आक्रमण नहीं चाहिए अपने राज्य पर तो मराठाओं को क्या दीजिए, चौथ दीजिए। यानी मैंने अभी बताया कि मराठा जाते थे, पेशवा जाते या मराठा जाते किसी राज्य पर क्या कर लिए, घेराबंदी कर ली। अब उस पर आक्रमण करने वाले हैं तो उसको पहले सूचित कर देते कि भाई हम आप पर आक्रमण करने जा रहे हैं, अगर आप आक्रमण से बचना चाहते हैं हमारे से तो हमको चौथ देना स्वीकार करो। जो सक्षम राजा नहीं होते थे, मराठों से डर जाते थे, वो उनको चौथ देना स्वीकार करते थे और उनसे कहते थे हम आपको चौथ देंगे।
प्रतिवर्ष आपको चौथ मिला करेगी प्रति माह, और उस चौथ को जो लेने जाता था, जो वसूलने का काम करता था, वो अधिकारी था काम विस्तार। कौन था? काम विस्तार। इसके अलावा सरदेसाई जी कह रहे हैं कि चौथ विजित क्षेत्रों से वसूल किए जाने वाला क्या था? कर था। चौथ क्या था? विजित क्षेत्रों से वसूल किए जाने वाला कर था। तो ये भाषा परिभाषाएं याद रखना। बात एक ही है कि यहाँ तो उस क्षेत्र को जीतकर उससे चौथ वसूलते थे, या उससे पहले ही सामने वाला चौथ देने के लिए राजी हो जाता था, और उसको चौथ देने के बदले उसको कहा जाता था कि हम आपकी क्या करेंगे? सुरक्षा करेंगे, आप हमें चौथ देते रहिएगा, हम तो आक्रमण करेंगे ही नहीं चौथ के बदले, और कोई भी व्यक्ति आप पर अगर आक्रमण करता है तो हम उसमें भी आपकी क्या देंगे? सहायता देंगे, क्योंकि आप हमारे अधीनता में काम कर रहे हो। अब उसके बाद देखिए सरदेशमुखी क्या होती थी? सरदेशमुखी यह नियमित क्षेत्रों से यानी खुद के राज्य से ली जाती थी। यानी मराठा राज्य जो शिवाजी महाराज का स्वदेश था, स्वराज्य था, खुद का देश था, उस देश में लोगों से यानी जो आय जो राजस्व लिया जाता था उसको सरदेशमुखी कहा जाता था। और ये आय का क्या होता था? 1/10 भाग होता था, और यानी 10% ली जाती थी। यानी सरदेशमुखी कितने परसेंट ली जाती थी? 10%। चौथ 25% ली जाती थी। राजस्व कितना प्रतिशत लिया जाता था? 40% लिया जाता था। ये परसेंटेज याद रखना। इसके अलावा देखिए जो सरदेशमुखी वसूलने वाला अधिकारी था उसको क्या कहते हैं? गुमास्ता कहते हैं। और वसूली के कागजात पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी को क्या कहते हैं? सरिस्तेदार कहते हैं। इसके अलावा भूमि अनुदानित जागीर पद्धति, यानी किसी को जैसे भूमि दी जाती थी उसको कहते थे मोकासा। यानी अधिकारियों को भूमि भी दान की जाती थी, मराठा सरदारों को भी भूमि दान की जाती थी, उसको मोकासा या सरंजामी व्यवस्था कहते थे, जो मराठा प्रशासन के पतन का कारण भी बनी थी आगे चल के। और ये मराठा प्रशासन सरंजामी व्यवस्था के लिए भी जाना जाता है। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मराठा प्रशासन से संबंधित, मराठा प्रशासन के राजस्व हिस्से से संबंधित यानी राजस्व से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं कि भाई राजस्व से संबंधित कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम्स में, उनको देख लीजिए। जो एग्जाम्स में पूछे भी गए हैं, सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं और रिपीटेड भी होते हैं, इनको याद करिएगा अच्छे से। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है कि शिवाजी महाराज की जो राजस्व नीति थी वो किससे प्रभावित थी? तो इसका सही आंसर है वो मलिक अंबर से प्रभावित थी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि शिवाजी महाराज द्वारा स्थापित राज्य की आय का मुख्य स्रोत था, तो याद रखना सरदेशमुखी था। क्या था? सरदेशमुखी था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि सरंजामी प्रथा, इंपॉर्टेंट है याद रखना, अभी बताया है इसको, भूमि अनुदानित की जाती थी इसके अंतर्गत। और ये सरंजामी जो प्रथा है किससे संबंधित थी? तो ये मराठा भू राजस्व प्रथा से संबंधित थी। इसके अंतर्गत क्या होता था कि मराठा जागीरदारों को सरंजामी भूमि उनके निर्वहन के लिए प्रदान की जाती थी। ठीक है, इस काल में मराठा काल में जो मराठा सरदार होते थे उनको जो भूमि दान दी जाती जिसको मोकासा भी कहते हैं। क्या कहते थे? मोकासा भी कहते हैं। और ये मराठा जागीरदारों को, मराठा सरदारों को किस लिए दी जाती थी? उनके निर्वहन के लिए दी जाती थी। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि मराठों के अधीन जमींदारी जो व्यवस्था थी उसको क्या कहते थे? अभी मैंने बताया है मराठों के अधीन जो जमींदारी व्यवस्था थी यानी जिसके पास पैतृक जमीन होती थी उस व्यक्ति को मीरासदार कहते थे। क्या कहते थे? मीरासदार कहते थे। और यह व्यवस्था जमींदारी व्यवस्था उत्तर भारत में जमींदारी व्यवस्था के नाम से जाना जाता था, मराठा प्रशासन में इसको मीरासदारी व्यवस्था के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व दावे को क्या कहते हैं? तो मैंने भी बताया है कि भाई सुरक्षा करने के बदले चौथ लेते थे। क्या लेते थे? चौथ लेते थे मराठा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि मराठा शब्दावली में देशमुख के समानार्थी उत्तर भारत में कौन सा शब्द है? ठीक है, यानी मराठा शब्दावली में जिसको देशमुख कहा जाता है उसको उत्तर भारत में क्या किस नाम से जानते हैं? तो उसको उत्तर भारत में चौधरी के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है कि मराठों के अंतर्गत भू राजस्व वसूलने का उत्तरदायित्व किसका था? तो याद रखना मराठों के अंतर्गत गांव का जो भू राजस्व वसूल करता था वो पटेल वसूल करता था। कौन करता था? पटेल। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि मराठा प्रशासन में गांव का लेखपाल क्या कहलाता था? तो याद रखना मराठा प्रशासन में गांव के लेखपाल को कहते थे कुलकर्णी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि देशमुख, पाटिल, नायक आदि विभिन्न नाम किसे दिए गए हैं? तो याद रखना ये नाम दिए गए हैं जमींदार को। किसको दिए गए हैं? जमींदार को दिए गए हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस व्यवस्था ने संगठित मराठा साम्राज्य को असंगठित समूह में बदल दिया? तो याद रखना है सरंजामी यानी सामंती व्यवस्था ने, सरंजामी व्यवस्था ने बदल दिया था।
अगला, वित्तीय संकट के समय वसूल किए जाने वाला कर कौन सा था? यानी वित्तीय संकट, जैसे मराठा प्रशासन में आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो उस समय कौन सा टैक्स लिया जाता था? तो उस समय लिया जाता था कुर्जा पट्टी या तश्ती पट्टी टैक्स लिया जाता था। अगला क्वेश्चन है कि मराठों के समकालीन शक्तियों को मराठों ने किन करों से समस्या थी? यानी मराठाओं के समकालीन जितने भी राज्य थे उनको उनके कौन से टैक्सों से प्रॉब्लम थी? तो मैंने बताया कि सरदेशमुखी और चौथ, इन टैक्सों से क्या थी? प्रॉब्लम थी लोगों को। अगला कि काम विस्तार का काम क्या होता था? मैंने अभी बताया कि काम विस्तार क्या करता था? चौथ की वसूली करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अव्वल, साधारण, निम्न शब्द किसके लिए प्रयुक्त होते हैं? तो याद रखना है भूमि के लिए होते हैं कि अव्वल भूमि है, साधारण भूमि है, ये निम्न भूमि है। अगला क्वेश्चन है कि पेशवाओं के द्वारा पतदाम नामक टैक्स किससे लिया जाता था? तो याद रखना है विधवाओं के पुनर्विवाह पर यह टैक्स लिया जाता था पेशवाओं के काल में। किसके काल में लिया जाता था? पतदाम नामक टैक्स विधवाओं के पुनर्विवाह पर लिया जाता था। अगला क्वेश्चन है हमारा कि शिवाजी महाराज के संबंध में सत्य कथन कौन सा है? तो सत्य कथन ये है कि शिवाजी महाराज ने मुस्लिम तीर्थ क्षेत्रों को राजस्व विहीन भूमि प्रदान की थी। यानी मुस्लिम तीर्थकर के जितने भी क्षेत्र थे उनको राजस्व विहीन भूमि दी थी, उनसे कोई भी टैक्स नहीं लेते थे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि शिवाजी महाराज की जो राजस्व व्यवस्था है वो किस पर आधारित थी? तो याद रखना रैयतवाड़ी व्यवस्था पर आधारित थी, अभी बताया इसके बारे में। अगला क्वेश्चन है कि मराठा राजस्व प्रशासन में भूमि की नाप की इकाई को क्या कहते थे? मैंने अभी बताया है काठी कहते थे। और 20 काठी का मतलब क्या होता था? 1 बीघा होता था। क्या होता था? 1 बीघा। यानी जो 20 काठी है 20 काठी बराबर 1 बीघा। कितना बीघा? 1 बीघा था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि शिवाजी महाराज ने लगान किस आधार पर निर्धारित किया था? तो भूमि की पैमाइश के आधार पर किया था। अगला क्वेश्चन है कि शिवाजी महाराज ने ... खाली जगह को अपनी आय का प्रमुख साधन बनाया था। तो याद रखना है मैंने अभी बताया है कि मराठाओं के और शिवाजी महाराज की आय का प्रमुख साधन था चौथ व सरदेशमुखी। अगला क्वेश्चन है कि शिवाजी महाराज के सिंहासन पर बैठने पर सभी देशमुखों पर कौन सा कर लगाया था? तो याद रखना शिवाजी महाराज ने सिंहासन पर बैठने पर सभी देशमुखों पर लगाया था सिंहासन पट्टी कर। कौन सा लगाया था? सिंहासन पट्टी कर लगाया था। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मराठों में प्रचलित तांबे के सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो मराठों में प्रचलित तांबों के सिक्कों को कहा जाता था रुक्का। क्या कहा जाता था? रुक्का। अगला क्वेश्चन है कि मराठा राज्य में अगाऊ क्या थे? तो याद रखना है मराठा राज्य में अगाऊ कहा जाता था राज्य कृषकों को बीज एवं मवेशी खरीदने हेतु ऋण का प्रकार। ठीक है। अगाऊ कहते थे एक ऋण को कहते थे, एक उधारी को कहते थे जो राज्य में किसानों के लिए दी जाती थी। बीज और मवेशी खरीदने के लिए ये ऋण दिया जाता था। अगला क्वेश्चन है कि शिवाजी महाराज के प्रशासन में भू राजस्व दर कितनी थी? तो इसका सही आंसर है उपज का 2/5 भाग। अगला क्वेश्चन है कि सरदेशमुखी की वसूली शिवाजी महाराज इस आधार पर करते थे कि वे महाराष्ट्र पुश्तैनी सरदेशमुख यानी प्रधान मुखिया हैं। महाराष्ट्र के क्या हैं? प्रधान मुखिया हैं। और सरदेशमुखी राजस्व का कितना प्रतिशत होता था? तो याद रखना है 10% होता था। अगला क्वेश्चन है कि उत्तम लगान व्यवस्था के लिए शिवाजी महाराज ने अपने प्रांतों को कितने भागों में बांटा था? मैंने अभी बताया था राजस्व के लिए उन्होंने प्रांतों को 16 भागों में बांटा था। ये थी दोस्तों शिवाजी महाराज के राजस्व प्रशासन से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट बातें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ऐसे कंटेंट हम आपके लिए कंटिन्यूस लाते रहेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट अगली वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय। और कमेंट में अपनी राय अवश्य बताइएगा कि ये सीरीज़ चलने देनी है कि नहीं चलने देनी है।